नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मुजफ्फरपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जहां सरकार के कार्यों को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने क्या किया, रातों रात वहां जितने भी मुस्लिम जातियां हैं, सबकी सब 100% सबके सब मुसलमानों को एक रात में हुक्म निकाल करके, ऑर्डर निकाल करके ओबीसी बना दिया। इसके कारण क्या हुआ, ओबीसी को जो आरक्षण मिला था उसमें उन्होंने डाका डाला। ओबीसी जो है पहले वाले, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे बताइए, क्या ये मॉडल हम बिहार में लागू होने देंगे क्या? आपका आरक्षण पर कोई डाका डाले, आपको मंजूर है क्या? आपका आरक्षण कोई लूट ले, आपको मंजूर है क्या? और यहां बिहार में जो चारा वाले हैं, उन्होंने और भी खतरनाक बात कही है। वो तो कहते हैं कि दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। और जो ये दलित, पीड़ित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी इनका आरक्षण लूटना चाहते हैं ना, वो जरा लिख लो, ये मोदी है। जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा, और न ही एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने दूंगा। और इसलिए मोदी किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारी प्रतिबद्धता बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करना है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों सरकारी नौकरियां बिहार सरकार ने दी है, एनडीए सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने भी रोजगार मेलों के जरिए लाखों भर्तियों की योजना को, और हमने तो इतने सुधार किए। पहले नौकरी भर्ती में 2-2 साल तो कागजी काम चलता था। मैंने इसको कम कर करके 1 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने की ताकत पैदा कर दी है। बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। बिहार में 10,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। बिहार में 400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। राज्य के गांवों में 60,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं। मुझे बताइए, सारा इतना हो रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? नौजवान को रोजगार मिले बिना एक काम होता होगा क्या? आज देश में लाखों कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव चल रहे हैं। ये मेरे नौजवान नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? रोजगार नहीं होता तो कैसे चलता? भाई और बहनों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले
महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था और बिहार में तो बहुत चलता था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खात जात है। तब महीने की 20,000 की आमदनी पर कांग्रेस सरकार आके कहती थी कि टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार किया है कि 50-60 हजार रुपए की आय तक आपको एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये बचत हुई कि नहीं हुई? तब गरीब तो फोन भी नहीं रख सकता था, फोन करना भी महंगा था। आज तो हर किसी के पास, यहां जितने लोग बैठे हैं ना, 80% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा और बिल भी बहुत कम आता है। साथियों, कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार की बहनों के लिए तो रसोई चलाना और भी मुश्किल था। तब मोदी नहीं था तो आपको मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता था। मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों के 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा बचाए हैं, वरना ये पैसे उनको अनाज खरीदने में जाते। 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के जेब में बचे हैं। हमने जो मुफ्त योजनाएं चलाई है, उस मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना ने गरीबों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बीमारी के समय होने वाले खर्चे मोदी कर रहा है, इसलिए आपके पैसे बच गए। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट से दवाई बेचते हैं हम। 100 रुपये की दवाई 20 रुपया, 15 रुपया, 8 रुपया ऐसे मिलती है। ये सस्ती दवाई के कारण आज देशवासियों के करीब दवाई में जो खर्चा होता था, उसमें 30,000 रुपया कम होकर के 30,000 रुपये की बचत हुई है। साथियों, हर परिवार की बचत बढ़ाने वाली एक और गारंटी मोदी ने दी है। अब बिहार के हर परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर जो भी है आपके घर में, कुछ न कुछ तो दवाई लगती ही लगती है। 1,000-2,000 रुपए की दवाई तो लग ही जाती है। और जो बेटा मेहनत करता है, बेटी मेहनत करती है, उसी को खर्चा भोगना पड़ता है। वो अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं कर पाता है, बुजुर्ग मां बाप के लिए करना होता है। अब मैं आपको कहता हूं, आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, वो खर्चा मोदी करेगा। 5 लाख रुपया तक 70 साल से ऊपर के लोगों का इलाज का खर्चा मोदी करेगा। मैं बिहार के सारे युवाओं को कहूंगा, अब ये चिंता छोड़ दीजिए कि बुजुर्ग माई बाबू के इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब उनका मुफ्त इलाज होगा और इसका इंतजाम अपने तीसरे कार्यकाल में, तीसरी बार जब मैं सरकार बनाऊंगा, मोदी खुद इस काम को करेगा। साथियों, कांग्रेस के समय में ये बल्ब आता है ना, लट्टू, एक एलईडी बल्ब 400 रुपये में आता था। मोदी ने इसकी कीमत घटाकर 40-50 रुपये कर दी। घर घर में सस्ता एलईडी बल्ब पहुंचाकर भी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग की बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। साथियों, मोदी ने आपका
डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है, डबल मुनाफा। इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा 0। बिजली का बिल, जरा बोलो ना, बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, और उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। सरकार ये योजना लॉन्च कर दी है। आपको भी मैं कहूंगा, ऑनलाइन जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपया देगी। 75,000 रुपया। बिहार दौरे के बाद में पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां वाराणसी में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू गेट से शुरू हुआ और विश्वनाथ कॉरिडोर तक ये काफिला पहुंचा। रोड शो में अलग अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी देखने को मिली। पीएम मोदी का रोड शो जब रास्ते से गुजर रहा था तो समर्थकों की भीड़ हर हर महादेव कहते हुए उनका स्वागत कर रही थी। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। पीएम मोदी के रोड शो का जगह जगह फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी की सीट पर 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को चुनाव होना है, जिसको लेकर पीएम ने सोमवार को रोड शो किया और अब पीएम 14 मई को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव के लिए पहुंचते हैं तो जनता ये बात देखती है, जबकि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है, वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और ये उनकी बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये जो बात जो आप कह रहे हैं अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब विनोद जी, आपको लगता है कि 2014 के बाद से राजनीति की परिपाटी में एक विश्वास बहाली की जो परंपरा शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, जहां पर वो वाराणसी पहुंचे हुए थे और साथ ही उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। ये देख सकते हैं जहां पर भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिस दौरान भारी संख्या में जनता का हुजूम पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को काशी पहुंचे। उन्होंने रोड शो की शुरुआत बीएचयू गेट के महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ में शाम 5 बजे शुरू किया। वे 80 के रास्ते गौदलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर शाम 7 बजे पहुंचे और यहां पर दर्शन पूजन किया, बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। आपको बताते चले कि नामांकन से पहले पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। उन्होंने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में बाबा विश्वनाथ का पूजन कर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। काशी विश्वनाथ धाम पर रोड शो के समापन के दौरान हर हर महादेव, हर हर मोदी का उद्घोष भी गूंजता नजर आया। महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। लेकर निकले और कोरोना आया तो इसमें से कोई जवाब दे सकता है क्या? अरे बोलो, देश को बचा सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? आतंकवाद को समाप्त कर सकता है क्या? नक्सलवाद को समाप्त कर सकता है क्या? 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, नल से जल, शौचालय, गैस, 5 लाख तक का पूरा बीमा और 5 किलो अनाज कोई दे सकता है क्या? भाइयों बहनों माताओं, अगर वो कोई दे सकता है
तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। भारत माता की। और भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, 10 साल तक इस सोनिया मनमोहन ने देश चलाया। यही खिचड़ी अलायंस था, यही इंडी अलायंस था। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ के। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी 4 आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, 4 आने का आरोप। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। अरे हमारे मुंबई को दहला दिया। मौनी बाबा कुछ नहीं करते थे। उनको डर लगता था हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया। और 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अरे उद्धव ठाकरे, किसके साथ बैठे हो? जो कसाब की पैरवी करते हो, सत्ता के लिए उनके साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती है? जो लोग कहते हैं, भाइयों बहनों मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, उनके पास एटम बम है। ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, डरना है तो डरो, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। भाइयों बहनों, किस प्रकार की मानसिकता है मुझे बताओ? ये लोग देश सुरक्षित रख सकते हैं? जोर से बोलो, रख सकते हैं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? अरे उद्धव बाबा, उद्धव जी, मुझे एक जवाब दीजिए। आप जिस कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। आप इससे सहमत हो क्या? जरा उद्धव जी को बताना चाहिए। नहीं, वो नहीं बताएंगे। उनके दिमाग पर सत्ता की महत्वाकांक्षा है। मगर आप बताओ भाई, ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहिए? ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, इस देश को शरिया के आधार पर चलाएंगे। राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लो, हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे। देश शरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से चलेगा। माताओं, भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में विभाजन हुआ आजादी के वक्त, हमारे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रह गए थे, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी? इसके लिए मोदी जी सीएए का बिल लेकर आए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है हम सीएए का बिल समाप्त कर देंगे। अरे उद्धव जी, स्पष्टता करो, कांग्रेस पार्टी के सीएए वापिस लेने के फैसले के साथ आप हो या नहीं हो? भाइयों बहनों,
हजारों घुसपैठिए इनकी इंडी अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। मगर चिंता मत करो, इस बार बंगाल में भी 30 कमल खिलने वाले हैं, 30 कमल खिलने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा आते ही घुसपैठिए छोड़िए, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा मित्रों, परिंदा भी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, मेरे वसई वालों को, पालघर वालों को नहीं जानते। यहां का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी थी? इस 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज बताना, उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ था। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था और अभी 6 बजे लगभग सब जगह समाप्त हो गया। बहुत कम ऐसे बूथ थे जहां 6 बजे लाइन लगी हुई थी। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों में ये जो जनपद जहां ये वोट पड़े थे, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और बहराइच, ये 13 जनपदों में निर्वाचन हुआ था। और 13 जो लोकसभा सीटें हैं जिनमें संपन्न हुआ, वो था शाहजहांपुर, खीरी, धौराहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। और इसके अलावा आज एक विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन संपन्न हुआ, ददरौल, जो शाहजहांपुर में है। और मतदान का प्रतिशत लगभग 58% के आसपास है। अभी आंकड़े भरे जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा और लगभग 7:30 बजे तक उम्मीद है कि आंकड़े हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे मीडिया को। 13 में से 5-6 ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जिसमें 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा है और लगभग 7-8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां मतदान में थोड़ी कमी आई है। कुल मिला के लगभग आंकड़े वही हैं। पिछली बार 2019 में इन 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदान प्रतिशत था वो 58.75% था, 58.75%। और इस बार भी 58 पॉइंट कुछ 58 पॉइंट समथिंग ऐसा उम्मीद है कि आंकड़े हमारे फाइनल जो आ जाएंगे। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि भी फाइनल होना है, बदलाव हो सकता है। औसतन 58.09% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ खीरी में 64.73, धौरारा में 64.45, सीतापुर में 61.91%,
कन्नौज में 61%, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो कानपुर में 53.06, शाहजहांपुर में 53.24, उन्नाव में 55.74, मिश्रिक में 55.79, इटावा में 56.38, अकबरपुर में बहराइच में 57.45, अकबरपुर में 57.66 और गदरौल विधानसभा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।